Welcome to MJS Defense Academy. So, as promised to you all that we will be launching our series for CDS. आज इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और हम लोग लेकर आए हैं 2019 का पेपर जिसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर द ग्रामर रूल्स. नाउ रिमेंबर कि आप लोग ग्रेजुएट लेवल एस्पिरेंट्स हैं, एनडीए के तो हैं नहीं, तो आई डू एक्सपेक्ट कि शायद बेसिक्स आपके क्लियर हो. बट स्टिल टेकिंग इनटू व्यू कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है किसी ऐसे बोर्ड से हो जहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई गई. उस केस में मेक श्योर टू गो ऑन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे लिखिए कि मैम वी वुड बी नीडिंग सर्टन बेसिक रूल्स ऑल्सो सो दैट हम लोग कुछ केसेस आपके लिए अलग से कवर कर सकें एज पर योर रिक्वायरमेंट. The ones who are new on the channel, make sure to press that bell icon and like it. Okay? उससे क्या होगा देखिए कि एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे या CDS का कोई भी और वीडियो हमारी टीम पोस्ट करती है या वहाँ पे डालती है. So, let us start with the series. And before we start, make sure of certain things. समटाइम्स क्या होता है कि जब हम लोग YouTube पे पढ़ रहे होते हैं तो हमें तो लगता है कि हमें सिर्फ देखना है. रिमेंबर गाइज, ये सिर्फ देखना नहीं है बेटे, ठीक? कोई मूवी तो चलेगी नहीं, इट्स स्टडी, एक एजुकेशनल चैनल है. तो ऑब्वियसली आई वुड रिक्वायर एंड एक्सपेक्ट कि आप एक पेन लेकर और एक रजिस्टर, कॉपी, डायरी, कुछ भी ऐसा लेके बैठेंगे जिसमें आप कुछ चीज़ें नोट करते चलेंगे. रिमेंबर अभी देखो कहा ना, वैसे भी ग्रेजुएट्स के बच्चे, ग्रेजुएट लेवल पे बच्चे हो, आप लोग नोट्स बनाते ही हैं. अपने आप जब बच्चा नोट्स बनाता है तो इट रजिस्टर्स हियर, इट स्टेज. यहाँ पे हमारे नोट्स पढ़ाएंगे हम तो हमारे तो रजिस्टर है, बट इट हैज़ टू बी विद यू एंड द वंस who might have given this paper. ठीक, किसी ने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया भी है तो वो रिविजन कर लेगा. ओके, सो आई सपोज अब तक सब रेडी हो गए होंगे. यू मस्ट हैव पुट इन योर लाइक, यू मस्ट हैव पुट इन योर शेयर एंड कमेंट एंड एवरीथिंग, एंड कमेंट एंड में करिएगा ज़रूर. लेट्स स्टार्ट ऑफ नाउ. द वेरी फर्स्ट थिंग जो सबको प्रॉब्लम में डाल देता है CDS में वो होता है क्या? हमारा स्पॉटिंग एरर केस. स्पॉटिंग एरर प्योर ग्रामर रूल्स पे आता है और ग्रामर रूल में हम लोग सब लोग जानते हैं कि टोटल पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंसेस कवर होते हैं एंड वी गेट अ लिटिल मश्ड अप. हो जाता है कि नहीं, ये वाला केस चल रहा है कि ये वाला केस चल रहा है. तो पहली चीज़ तो आपको अपना सारा पार्ट ऑफ स्पीच पूरे 8 के 8 एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड. आई एम नॉट सेइंग कि सारा रूल मगअप कर लीजिए, रट लो, रटना नहीं है. एनडीए के एस्पिरेंट नहीं हो भाई, ठीक, कि सिर्फ रट के इतना पढ़ लेना उतने से काम चलेगा. You have to understand the applicability of the rule. एप्लीकेबिलिटी वैसे वहाँ भी होती है, देखो ऐसी बात नहीं है. एनडीए का कोई वीडियो देखो तो वहाँ भी हम कहते थे बेटा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बट वहाँ पे फिर भी कुछ चीज़ें ना फिक्स होती हैं. यहाँ पे नाक ना ऐसे तो पकड़ नहीं रहा है, थोड़ा तो घुमा के पकड़ेगा ना एग्जाम ना, बस वो चीज़ें समझना है. सो प्लीज़ डोंट गो ऑन द मगअप पार्ट ओनली, स्टार्ट विद योर एप्लीकेबिलिटी. लॉजिकल तरीके से चीज़ों को देखेंगे वन एट अ टाइम और फिर आप सॉल्व करेंगे पेपर को. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी सी, स्पॉटिंग एरर सबको मालूम ही है, पूरा एक स्टेटमेंट होगा, पूरे स्टेटमेंट में कहीं कोई एक एरर होगी. एरर कहाँ है वो आपको बताना है, नहीं तो नो एरर आंसर होगा. नाउ दिस इंफॉर्मेशन वाज फॉर द पीपल जो शायद फर्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे. ठीक, तो यू आर स्टिल नॉट लेट, ऐसा मत समझिएगा कि आपके ग्रुप में से शायद कुछ लोग अभी वहाँ कमेंट में लिख भी रहे हों कि मैम हमने लास्ट ईयर दिया था, या मैम मेरा लास्ट अटेम्प्ट है तो हम दे चुके हैं ऑलरेडी, मैम मैंने तो SSB तक कर लिया था. ठीक, ऐसे भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट टाइम है. इन बोथ द केसेस डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स. क्यों? क्योंकि हम लोग चीज़ों को डिटेल में लेके चलेंगे ना. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्ट फॉर, और ये मत समझिएगा कि ये तो 71th क्वेश्चन है, ठीक, कि 71 लिखा है, पास्ट ईयर पेपर उठा लिया है. ठीक, जैसा कि अभी आप लोग देखेंगे 2019 का है. तो फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह का था, पैसेज वगैरह वो छोड़ के क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से बेसिक ग्रामर कवर कर सकेंगे. सो एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन. नाउ इफ यू सी एडजेक्टिव का एरर है. एडजेक्टिव का एरर क्यों?
यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे थे एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज। फ्यू डेज का मतलब क्या होता है? ना के बराबर दिन। अब अगर हमने यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर ली, चलो लेट्स क्विकली चेंज द मार्कर तो थोड़ा दिखेगा आप लोगों को आराम से। चलिए दैट्स इट। सो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डेज। अब सेंटेंस में देखो बहुत बड़ा वेरिएशन हो गया है। साल के कुछ दिन और साल के ना के बराबर दिन। तो भाई कुछ दिन तो होता है ना कि मानसून होता है, द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन, जो भी चल रहा है, तो कुछ दिन की बात हो रही है। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। क्योंकि आजकल पानी की वैसे ही बहुत कमी है, नदियाँ भी नहीं बह रही हैं। कब बहती हैं? कुछ दिन बहती हैं मानसून पीरियड में। तो कुछ के लिए अ फ्यू। नाउ पीपल हु स्टिल हैव अ क्वेश्चन ऑन मैम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है जब हम लिखते हैं फ्यू, फिर हमने लिखा अ फ्यू और लिखा द फ्यू। सो फ्यू मीन्स ना के बराबर, ठीक, ये नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मीन्स नेगेटिव केस। सो दिस इज आवर नेगेटिव सेंस, negligible as we say. There we have it. Negligible. Okay? और जब हम a few की बात करते हैं तो ये हो जाता है positive sense. Now when I say positive sense, it means automatically some. Now बहुत simple example से समझो। There are few students in this class, मतलब बहुत कम बच्चे हैं क्लास में। अगर हमने कहा there are a few students, अ लग गया ना, एक आर्टिकल से मीनिंग बदल गया। There are few मतलब some students in my class, कुछ बच्चा है मेरे क्लास में, ना के बराबर बच्चा है मेरे क्लास में। बहुत बड़ा फ़र्क आ गया कि नहीं आ गया? और अगर द फ्यू हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा whatever, जो भी बच्चा है मेरे क्लास में, और जो भी के बाद में सेंटेंस तो ख़त्म नहीं होगा, तो आप एक रीज़न या क्लॉज साथ में करेंगे। द फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर रियली स्टूडियस, एंड आई बिलीव आप लोग स्टूडियस बच्चे बनेंगे हमारे लिए, ठीक, यानी पढ़ने लिखने वाले बच्चे। चलो लेट्स क्विकली कम बैक नाउ अगेन हियर। Being surprised with our approach, the whole neighborhood came out to meet the minister. Now, being apprised with our approach या being apprised of our approach. Apprised मतलब जब हमें पहले से कोई information as such मिल चुकी है, तो हमारे approach के लिए हम already informed हैं। The whole neighborhood came out to meet the minister. वहाँ पे कोई problem नहीं। Subject verb agreement देखो, आपका एडजेक्टिव एडवर्ब केस देखो, प्रेपोजिशन कंजंक्शन देखो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आंसर्स को लेके चलेंगे। नाउ बीइंग अप्राइज्ड विद नहीं, बीइंग अप्राइज्ड ऑफ आवर अप्रोच केस चलेगा। सो इट इज सिंपल कि यहाँ पे कहीं अप्राइज्ड के साथ अप्राइज्ड विद नहीं, अप्राइज्ड ऑफ हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? अगेन अ क्वेश्चन, आई एग्री, ठीक, बिकॉज दो अभी हम क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे कमेंट सेक्शन में क्योंकि लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। द पॉइंट इज बेटा कि जब आपके फ्रेजल केसेस होते हैं, नाउ सम पीपल वुड हैव अ क्वेश्चन कि मैम फ्रेजल क्या है? फ्रेजल होता है जब आपको एक वर्ड मिलता है, वो वर्ड नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और उसके साथ में ऐड हो गया प्रेपोजिशन। जैसे अप्राइज्ड वर्ब है, विद हो गया प्रेपोजिशन, बिकम्स अ फ्रेज। क्लियर? तो फ्रेजल केसेस, एक वर्ड में कोई दूसरा जुड़ जाएगा ना, मीनिंग बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अ वर्ड लाइक और अ स्टेटमेंट लाइक व्हेन आई से लुक। अब लुक एक वर्ड है, सबको पता है लुक, ठीक, यू आर लुकिंग एट मी या यू आर वॉचिंग अ वीडियो, तो यू कैन सी मी, यू कैन लुक एट मी। तो लुक के साथ एट लगा, मीनिंग कुछ और है। लुक फॉर हुआ, मीनिंग कुछ और हो जाएगी। ये रहे प्रेपोजिशन, वो रहा मेरा वर्ब। ये रहा लुक आफ्टर, तो लुक एट सिंपली देखना, लुक फॉर ढूंढना, ठीक, आई एम लुकिंग फॉर वेयर इज माई पेन, एंड आई लुक आफ्टर माई सन, तो हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं।
पॉइंट क्लियर हुआ? वर्ब और साथ में एक प्रेपोजिशन, ये बन जाता है मेरा फ्रेज। और एक प्रेपोजिशन बदलने की वजह से द मीनिंग चेंजेस कंसिडरेबली। दिस इज हाउ थिंग्स गो इनटू प्ले। नाउ क्विकली लेट्स come back here. Then the next case is, I'll scroll it for you so you all can see it very clearly. The celebrated grammarian. Now what is the word grammarian? Is a person who's very good with the grammar part. Patanjali was a contemporary to Pushyamitra Sangha. So there are two people, two names out over here there. तो पतंजलि, अब रामदेव को मत याद करने बैठ जाना, ठीक है? वी हैव बिकम सिनोनिमस विद पतंजलि एंड रामदेव एंड योगा। रामदेव डिड नॉट इन्वेंट एनीथिंग, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू दैट पर्सन। आप में से हो सकता है कुछ लोग उनको बहुत फॉलो करते हो। तो पतंजलि इज़ नॉट रामदेव। पतंजलि एक नाम है, एक नाम इसलिए है क्योंकि एक ऐसे पर्सन का नाम है जिन्होंने मेडिकल साइंस और इस तरह के केसेस बहुत किए, प्लस साथ साथ उन्होंने ग्रामर वगैरह पे भी काफ़ी कुछ लिखा। ऑब्वियसली इंग्लिश पे ये नहीं बात कर रहे हैं, संस्कृत एंड हिंदी और इस सब से रिलेटेड होंगे। देन यहाँ पे पुष्यमित्रा, अगेन अनदर पर्सन जो ग्रामर संस्कृत की काफ़ी कुछ लिखे हैं। नाउ वॉज अ कंटेम्प्रेरी या वॉज कंटेम्प्रेरी, आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये रहा एरर। ठीक, पहले तो ये बता दें ये था एरर। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन है, इनको हम कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी बता रहे हैं इस पर्सन के। द वर्ड कंटेम्प्रेरी मीन्स, इससे रिलेटेड एक दो वर्ड्स और आएंगे विच इज पोस्टीरियर या एंटीरियर। ये वर्ड्स भी लिख लीजिए, याद रखिएगा, कभी कभी ये भी आता है। तो पोस्टीरियर टू या एंटीरियर टू। पोस्टीरियर तो मतलब होता है बाद में, एंटीरियर पहले वाला, and contemporary means of the same group or of the same age. एज मतलब उम्र की बात नहीं हो रही है, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो दो डिफरेंट पीपल जो सेम एज पीरियड के होते हैं उन्हें हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो somebody who is born after me, मेरे बाद में आए हैं तो वो हो गए पोस्टीरियर, मेरे पूर्व में आए हैं पहले में तो एंटीरियर, और हम दोनों समकालीन हैं तो हो गए कंटेम्प्रेरी। तो अब वहाँ पे आर्टिकल ए लगाने की कोई ज़रूरत हो रही है? नहीं। सो ऑब्वियसली ऐसा नहीं। देखो इंग्लिश जब कई लोग बोलते हैं, स्पोकन की अगर हम बात करें तो लोग ना द, ए, कहीं भी कुछ भी लगा दीजिए, उठा के लगा देना है हमें, ऐसा नहीं होता है बेटे। यू जस्ट कैन नॉट यूज़ योर आर्टिकल ईच एंड एवरी टाइम एंड विथ एवरी थिंग। For example, when I write he is good, तो हमने लिखा he is a good boy, तो अ लगाया मैंने, ये रहा अ। लेकिन अगर मैंने सिंपली लिखा he is good, तो लगाया क्या मैंने ए? ज़रूरत ही नहीं है। एंड अगर आप में से किसी को ये बेसिक रूल का डिफरेंस नहीं क्लियर हो रहा है, I'll again repeat, people who are not very clear that why have I put a over here and यहाँ पे a नहीं लगा है, अगर ये बेसिक डिफरेंस नहीं क्लियर हो रहा है, make sure go in the comment section, comment box खोलिए and put in a comment। देखो ये लिखने में कोई परेशानी नहीं है कि मैम मेरे को नहीं समझ में आया, I wouldn't really mind that। ठीक, अगर आप वहाँ क्लियरली लिखिए। मेरे वहाँ इंडिया के बच्चे सारे लिखते हैं मैम ये रूल नहीं समझ में आया, मैम ये चीज़ नहीं पढ़ पाए। इट इज़ गुड। एक टीचर से जब आप कनेक्ट करते हो और आप उसे ये बताते हैं कि मैम मुझे नहीं आ रहा है, इट मेक्स अस हैप्पी। हैप्पी इन द सेंस कि ठीक है नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, वो पढ़ लेंगे, हम डिटेल में उसको बात करेंगे। ठीक, अदरवाइज़ क्या होता है, अच्छा ठीक है बताया तो समझ में नहीं आया लेकिन ठीक है बता रही, चलिए कोई बात नहीं है, और उसके बाद क्या हुआ, द क्वेश्चन मार्क स्टिल रिमेन्स टिल द वेरी एंड। ये हो सकता है आप किसी बुक से या किसी अन्य टीचर से रेफ़र करें, आ जाए बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं आता है तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप किसी ऐसे से पूछ लें जिसे उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो या उसे वो चीज़ें पता है। एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद योर टीचर इज़ द बेस्ट आइडिया to gain maximum knowledge from the person, right? So that is just a suggestion that I would like to share. Yeah, I always share with my students.
so that they seem or they become connected to me. Now, next question फटाक से लेते हैं. He appeals for funds. and इसीलिए देखिए मैंने क्या कहा था कि पेन कॉपी लेके बैठो, उससे क्या होगा, ये वर्ड साथ में लिखते चल सकते हैं, बाद में आप उनको रिवाइज कर सकते हैं. दैट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज व्हेन यू कीप ऑन राइटिंग सर्टन थिंग्स. The next one is his appeal for funds met a poor response. Remember यहाँ met, again phrasal case देखो, जब हम कहते हैं met तो I met you, you met me, simple है, एक दूसरे से मिलना. यहाँ पे माना क्या जा रहा है, person to person नहीं चल रहा है ना. His appeal for funds, funds के लिए poor response उसको मिला है, तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नहीं मिला है. तो ऑब्वियसली फॉर फंड्स met with ठीक a poor response. Why? Because you meet, two people meet, लेकिन जब कोई रिक्वेस्ट किसी अन्य चीज़ से कहते हैं ना इफेक्ट कर रही है तो वहाँ पे met with केस आ जाएगा. क्लियर एवरीबडी? So his appeal for funds met with a poor response. Then Buddhism teaches that freedom from desires will lead to escape suffering. Now, जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की सेइंग को लेके चलते हैं, कोई कोट लेके चलते हैं, तो हम टेंस कौन सा यूज़ करते हैं. इफ़ टुडे आई से आई कोट फ्रॉम एनीबॉडी, ठीक, वायलेंस इज बैड, तो व्हाट विल आई से, वायलेंस वाज बैड, वायलेंस विल बी बैड, कि वायलेंस इज बैड. is bad. At any given point in time, हमेशा आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स फिक्स कैटेगरी में चलते हैं. क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी काल के अनुसार चेंज नहीं होते. तो बुद्धिज़्म एक रिलीजन है, टीचिंग कैसे चलेगी, विल लीड टू नहीं ना, सिंपली होगा बुद्धिज़्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर्स लीड टू एस्केप फ्रॉम सफरिंग. क्लियर हुआ सबको? This hardly won liberty was not to be lightly abandoned. Now, hard and hardly का difference क्या है? ये है error. पहले तो ये समझो, फिर हम लोग आते हैं this hard won liberty. Reason: when I write a statement like hardly, एक word है hardly और एक word है hard. तो इस word से हमने लिखा He is hard working. तो अगर मैंने कहा my students are hard working, तो वो बहुत मेहनती हैं. और hardly, he is hardly working. तो भैया कैसा बच्चा है, हाँ, कैसा छात्र है, बहुत अलग मीनिंग हो गई. हार्डली वर्किंग मतलब ना के बराबर काम करता है, तो मतलब पक्की बात है बहुत ही लेज़ी, हेजी, लेथार्जिक, बिल्कुल स्लॉथफुल पर्सन है. ठीक, एकदम आलसी, बिल्कुल किसी काम का नहीं. ठीक, हार्ड वर्किंग तो भाई सभी को पता है. एवरी टीचर वांट्स किस टाइप का स्टूडेंट, तो आई बेसिकली वांट दीज काइंड्स. ठीक, हार्डली वर्किंग वाला बच्चा किसी को नहीं अच्छा लगता है. तो दिस इज क्लियर एवरीबॉडी. ये रहा. तो दिस हार्ड वर्न लिबर्टी यानी बहुत मेहनत से पाई गई स्वतंत्रता की बात हो रही. हार्डली पाई गई स्वतंत्रता नहीं, ना के बराबर स्वतंत्रता थोड़ी मिली, मिल गई है मतलब. चलिए क्विकली मूव ऑन. विद माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रेड अ मोर एंजॉयबल बुक. अब अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, ठीक, तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो सेट के बाद में क्या लगता है, मोस्ट ईजीएस्ट है ये आंसर. ये कहाँ है भैया, वेयर इज द दैट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सिंपल से रूल्स है, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, छोटे से बच्चे को भी पता है. फिर भी अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस, यू आर अनेबल टू चेक आउट कि हम कहाँ पे कैसे मैम आंसर्स देखें, मेक श्योर गो इन दैट कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो. और अगर कोई पर्टिकुलर एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ डाउट है तो आप वो भी सेंड कर सकते हैं. विद अ पॉपुलेशन of over 1 billion, India is second most populous country in the world after China. So India is
द सेकेंड मोस्ट। अब द क्यों लगाया? सुपरलेटिव याद है सबको कि नहीं? द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट ड्रेस्ड गर्ल, तो द बेस्ट आ रहा है कि नहीं? तो द मोस्ट। अब आपका क्वेश्चन कि मैम यहाँ क्यों नहीं लगाया आपने, वहाँ क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट मोस्ट सेकेंड मोस्ट ये इसी के साथ अटैच हो गया कि नहीं हो गया आपका? सेकेंड होता है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव। तो जब आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, हाँ ये कार्डिनल नहीं, ये ऑर्डिनल आएगा, लिख लीजिएगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव सुपरलेटिव के साथ में मिक्स एंड मैच होता है तो द कहाँ लगता है? हमारे ऑर्डिनल से पहले लगता है। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन, मैम कार्डिनल ऑर्डिनल ये क्या था? क्योंकि ये कई लोग भूल गए होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो भैया सिंपल सा है, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर बताता है हमारी पोजीशन और कार्डिनल नंबर बताता है नंबर यानी क्वांटिटी। तो हमने कहा आई हैव 1 मार्कर, आई हैव 2 आईज, 2 ईयर्स, 5 फिंगर्स, नंबर बता रहा है ना, ठीक। और ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास, ही कम्स सेकेंड इन द क्लास, तो क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है। तो जब ऑर्डर सीरीज तो ऑर्डिनल, देखो ऑर्डर से ही ऑर्डिनल, और कार्डिनल जब नंबर सिंपली चलेगा। It's as quick and simple as that. Then there are hundreds of superstitions which survive in the various parts of the country. There are hundreds of. अब हमने यहाँ पे S क्यों लगाना है? क्यों? क्योंकि एक तरीका तो है कि I have 300 rupees. 300 जब वैल्यू फिक्स होती है तो आगे हम जो भी डिनोमिनेशन लिखते हैं उसमें S लगता है, लेकिन जब वैल्यू फिक्स नहीं है तो जो भी नंबर लिखते हैं बड़ा उसी में S लिख जाता है। जैसे 300 पीपल या 300 men died in the war, फिक्स हो गया वैल्यू, कितने लोग डेथ हुई वॉर में, ठीक भैया। आप लोग भी देखते हैं कभी पाकिस्तान से हो रहा है, कभी चाइना से हो रहा है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो भाई 500 men या 300 men died, फिक्स हो गया। hundreds of men died, तो जब हमने कहा hundreds of men, सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन कितने नहीं पता ना, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव है, रिमेंबर ऑल नंबर्स आर एडजेक्टिव, तो हमारे नंबर में ही एस लग जाएगा। क्लियर हुआ सबको? एकदम फिक्स ये तरीका है, इसका कहीं कोई बाइफिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। सिंपली आपने लिखा, कोई भी नंबर लिखा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नाउ 1 के साथ तो सिर्फ सिंगल वैल्यू चलती है, पता ही है, तो 200, 300, 400 एंड सो ऑन, और लिखिए खुद के लिए। तो इतने बॉयज़ आए, इतने बॉयज़ गए, ठीक। पर जब हमने लिखा सैकड़ों छात्र आए थे, हज़ारों छात्र आए थे, तो हम सैकड़ों और हज़ारों बोल रहे हैं कि नहीं, तो एस कहाँ लगेगा? इसमें नहीं लगेगा, नाउन में, हमारे नंबर में ही लग जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is in the temperate countries of northern Europe that the beneficial effects of cold is most manifest. अब अगर आप यहाँ देखें, देखो जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना बेटे, तो आपके क्वेश्चन में भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिंट जो है ना छिड़कता रहता है, कीप्स ऑन स्प्रिंकलिंग, ठीक, यूं डाल रहा है। तो यहाँ भी मिल जाते हैं आपको, बहुत से केसेस में मिलते हैं। रिमेंबर, जब एक टीचर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है तो रटे नहीं है कि अब हमने 2000 से लेके 2020 तक का क्वेश्चन पेपर रट लिया, दिमाग में सेट हो गया। भी कंप्यूटर थोड़ी है टीचर, ठीक। अ टीचर इज एज ह्यूमन एज यू, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट वी आर एबल टू पिक आउट एन एरर। क्यों? अब आंसर्स ऑब्वियसली कुछ के होंगे, मैम आपका इंग्लिश आता है, आप इंग्लिश शुरू से पढ़ी थी, ये था वो था। आसमान से इंग्लिश मेरे ऊपर नहीं गिरी है, ठीक। सरस्वती माँ ने ऊपर से आशीर्वाद, जाओ, हाँ नीचे जाओ, तुम्हें अंग्रेजी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता किसी बच्चे के साथ। आई वॉज ऑल्सो अ चाइल्ड लाइक यू ओनली। तो एट सम पॉइंट इन टाइम मैंने भी पढ़ाई की होगी, मुझे भी किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, गाइड किया होगा। बस फ़र्क ये है, उन्होंने पढ़ाया, गाइड किया, तो मैंने भी
पढ़ा साथ में। तो डिफरेंस ये है कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, गाइडेंस यहाँ से मिलेगा, काम बन जाएगा। और भाई एट द सेम टाइम द वंस हु माइट बी वॉचिंग इट और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। एंड आई एम श्योर वीडियो अच्छा ही लगना चाहिए। एनालिसिस आराम से देखना, एंड इन केस अगर आपको ठीक ना लगे, कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर टू कमेंट ओवर देयर। जब सब्सक्राइब करेंगे तो शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। लेट्स गिव अदर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी इक्वली नॉलेजेबल। नाउ इट इज़ द टेम्परेट कंट्रीज। तो आते हैं अगेन, देखो मोस्ट यहाँ दिख रहा है। पहले तो द वाला केस कि मैम ये शायद नहीं है लगा हुआ। इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड इज द मोस्ट, यहाँ तो आएगा ही। साथ में एक चीज़ देखो यहाँ पे मैनिफेस्टेड, ईडी गायब है, क्यों? इट इज़ द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नदर्न यूरोप, आगे आपका डैट तो इनडायरेक्ट चल रहा है। द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड इज लगा है। अब इसके बाद में तुम्हारा वर्ब क्या आता है? आईएनजी आता है ना। ही इज गोइंग, याद आया? ये रहा, ठीक। अब अगर इसको हम पैसिव में कर देते हैं, ठीक, तो आता है ही इज। अब ऑब्वियसली गोइंग वाला हम लोग लेके नहीं चलेंगे क्योंकि गोइंग एक ऐसा वर्ब है जिसका पैसिव नहीं बनता है। लेकिन अगर ईटिंग होता है यहाँ पे, मान के चलो ही इज ईटिंग एन एप्पल, सो हमारा आंसर होता एन एप्पल इज ईटन। इज ईटन का मतलब क्या हो गया हमारा? खुद सोचिए। ईटन का मतलब ये हो गया कि इस के साथ में या तो वर्ब आईएनजी आएगा या फिर इस के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा। दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक। तो मानी सी चीज़ है, एरर वही है। नाउ पीपल हु स्टिल हैव अ डाउट अबाउट ऑल दीज केसेस कि मैम ये कैसे चेक करते हैं, फिक्स है इसके साथ में वर्ब आईएनजी, या तो ये फैक्टर बनना चाहिए या फिर इसके साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म। इन दोनों के अलावा इज और किसी केस में इस्तेमाल नहीं होगा। तो मान जब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो इसके साथ में आईएनजी या तो लगे, हम कहते हैं वहाँ हमको देखो करेक्शन नहीं करना है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एरर है। इसके साथ में वर्ब आईएनजी नहीं है, इसके साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, ये रहा मेरा एरर। बस बात ख़त्म। आपको बाकी और कुछ समझना ही नहीं है। रिमेंबर, जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं बेटे, तो आप सीडीएस के लिए जा रहे हैं, आप एफकैट दे रहे हैं, ठीक, लेवल यही रहता है इंग्लिश का। एनडीए वाला छोड़ के बाकी सबका यहीं से लेवल सेट है। तो एनी पर्सन हु इज़ गोइंग इन फॉर सीडीएस, हु इज़ गोइंग इन फॉर एफकैट, दिस वन विल बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू। क्लियर एवरीबॉडी? आपको वहाँ पे थीसिस नहीं लिखनी इंग्लिश की, डिटेल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एरर आ रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। रिप्लेस क्या होगा ये नहीं पूछ रहे वो लोग, ठीक है। सो उतना बॉदर नहीं करना है, दिमाग को बिल्कुल बहुत प्रेशर में नहीं लाना। आप लोग ना प्रेशर में आ जाते हैं, आजकल देख रहे हैं आज के यंगस्टर्स आर अंडर ड्यूरेस एज वी से, यानी बहुत प्रेशर में रहते हैं, फिर नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो रिलैक्स योर माइंड, टीम एमजेएस इज़ हियर फॉर यू। सिर्फ वीडियो देखते रहिए और साथ में ध्यान से पढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। The next one, the effects of female employment on gender equality now appear to be trickling at the next generation. Now, the effects appear to be trickling at the next generation. ठीक है? The effects of female employment, यहाँ तक सही? On gender equality, ठीक? Now appear, अब खुद देखो कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहाँ से ट्विस्ट ले रहा है। तो द इफेक्ट्स की बात हो रही है कि जेंडर इक्वालिटी नाउ अपीयर्स टू बी ट्रिकलिंग। प्रॉब्लम क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में दो सब्जेक्ट जब ज्वाइन होते हैं तो वो तो कंजंक्शन से हो सकते हैं, कभी प्रेपोजिशन से, कभी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वालिटी नाउ appears to be trickling in the next generation. So obviously ये रहा हमारा error part पे। अच्छा, again the same problem,
कि भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि हम फर्स्ट सब्जेक्ट लेंगे कि सेकंड सब्जेक्ट लेंगे. सो फॉर दोज डिटेल्स मेक श्योर दैट प्लीज़ लेट अस नो. वी विल बी अपलोडिंग सीरीज़ के साथ साथ पास्ट ईयर पेपर के हम लोग अलग से आपको कहते हैं ना सिंप्लीफाइड वे में कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसके लिए भी हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे. सिंस द 15 मिनट्स, अब ये भाई बहुत कहते हैं ना हलवा क्वेश्चन जिसे आप लोग कहते हो आपके लैंग्वेज में, हाँ, इन योर लिंगो एज वी कुड से. Since the 15 minutes that she drives, she confesses that she feels like a woman with wings. So 15 minutes. So एक फिक्स कैटेगरी आ रही है. फिक्स केस में अब इधर वाला छोड़ दीजिए. She confesses that she feels like a woman with wings. ये करेक्ट है. यहाँ से आते हैं. तो फॉर 15 मिनट्स होगा कि सिंस 15 मिनट्स होगा, क्योंकि अगर हम पॉइंट इन टाइम ले रहे हैं या पीरियड इन टाइम ले रहे हैं तो फ़र्क हो गया कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट आई हैव बीन टीचिंग, तो आई हैव बीन टीचिंग. अब खुद ही देखो यहाँ से डिफरेंस हम दोनों तरफ लेके चलेंगे सेंटेंस. सिंस एंड फॉर. तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग या सिंस 10 AM, सिंस yesterday, since Tuesday, since July, since 2000, जो भी हमें लिखना है. स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम आ रहा है. फॉर 2 hours, फॉर 1 hour, फॉर अ वीक, फॉर अ डे. तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम लेके चल रहे हैं तो किसके साथ चल रहा है? फॉर से. एरर दिखा? दिस इज द एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया won by an innings and 3 runs. Now, India won, जीत गया. by an innings सही लिखा हुआ है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्वेश्चन में एरर देते हैं ना तो वो यहाँ देते हैं, पर अब की सही लिखा है. and 3 runs अपनी जगह सही, नो एरर है यहाँ. क्लियर? देन each one of these chairs are broken. each के साथ में जब भी कोई नाउन आता है तो उसका वर्ब क्या होता है? सिंगुलर. ईच का केस आए, एनी का केस आए, वन का केस आए, एवरी का केस आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर. नाउन हमेशा प्लूरल. तो नाउन प्लूरल है, हाँ जी सही है. ठीक, साथ में देखो वन भी आ रहा है. तो ये रहा मेरा एरर. दिस वुड बी द एरर. एरर उसको मत मान के बैठिएगा, नाउन सही दे रखा है उन्होंने. सो दिस वुड बी द एरर पार्ट. नेक्स्ट वन. Let's quickly scroll it. Few creatures की creature, जब हम कुछ की बात कर रहे हैं या हार्डली की भी बात कर रहे हैं तो creatures आ जाएगा कि नहीं. few ऐसे भी काउंटेबल है. few के बाद में नाउन कैसा होता है खुद ही देखो. सिंपल एग्जाम्पल इसीलिए हम ले रहे हैं. जब तुम अपने लिए लिखो तो few boy लिखोगे. अब boy में कौन सा few कर देंगे तो few boys होगा कि नहीं. तो ये रहा एरर. क्रीचर्स होना चाहिए वहाँ पे, क्रिएचर नहीं होना चाहिए. एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट women and children suffer the most. Anywhere in the world, ठीक है. when there is conflict, there is a conflict. अब a क्यों लगाया गया है? जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर केस में, या कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कोई क्वारल है, कोई डिसएग्रीमेंट है, काइंड ऑफ अ फाइट. ठीक, आपस का कुछ क्वारल, डिसएग्रीमेंट, वॉर काइंड ऑफ अ थिंग. वुमेन एंड चिल्ड्रन सफ़र द मोस्ट, वहाँ तक सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो व्हेन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, स्पेसिफिकेशन के साथ चलता है. ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है स्पेसिफाई द से होता है, अ से भी केस करेंगे हम लोग. ठीक, रिमेंबर देखो एनडीए का पेपर नहीं चल रहा है, सीडीएस का है, तो आर्टिकल ए भी हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर केस के लिए. देन वी हैव the man is the foundational director of this company. So the man is the foundation director. सिंपल सा था, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं. फाउंडेशन डायरेक्टर सब लोग जानते हैं, जिसने वहाँ की नींव रखी होगी वो होता है फाउंडेशन डायरेक्टर. And parents of LGBT community members are coming in
with a little help from NGOs. NGOs का फुल फॉर्म आई एम श्योर पता होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। LGBT भी आप लोगों को पता ही होगा, इतना अवेयर तुम लोग हो, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, आजकल तो हमारे NDA के बच्चों को पता है। ठीक, चलो तो एरर देखते हैं। तो पेरेंट्स आर कमिंग, ये तो सही है, आर कमिंग इन, तो अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे तो हम सिंपली देखो, कमिंग इन का मतलब होता है कहीं अंदर आना, एंटर वाला केस। आर कमिंग सिंपली विद अ लिटिल हेल्प, यानी आ रहे हैं हेल्प के लिए। तो ये जो इन पार्ट है ना, गलत लगा हुआ है। टू लव वंस आर्ट फॉर्म इज ग्रेट, बट टू बी एबल टू अप्रिशिएट अनदर एंड फाइंड लिटरल कनेक्शंस आर प्राइसलेस। एक और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दे दिया है, बहुत उन लोगों का फेवरेट होता है मेरे ख्याल से। टू लव वंस आर्ट फॉर्म इज ग्रेट, यहां तक सही। बट टू बी एबल टू अप्रिशिएट अनदर एंड फाइंड लिटरल कनेक्शंस, बट टू बी एबल टू अप्रिशिएट अनदर इज प्राइसलेस। आगे हमारा इज यहाँ पे, ठीक। यहाँ से अनदर वन आर होगा कि अनदर वन इज, अनदर वन इज, सो इसलिए इज आ जाएगा। अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लोग के इस तरह के केसेस चलते हैं, हम सब्जेक्ट करेक्टली फाइंड कर सकें। देन फीमेल लिटरेसी रेट हैज़ गॉन अप बाय 11% in the past decade as opposed to a 3% increase in male literacy. Bifurcate करो, female literacy rate has gone, ठीक, अब by इतना, उससे कोई फ़र्क नहीं, उसमें कोई भी नंबर लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं। In the past decade as opposed to a 3% increase in male literacy, तो opposed की जगह क्या आना चाहिए? कंपैरिजन लेके हम चल रहे हैं, ये रहा आंसर हमारा, ठीक। कभी कभी देखने में मिलता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के केसेस में भी थोड़ा सा वर्ड प्ले यूज किया जा रहा होता है, ठीक। चलिए, तो गाइस, हियर वाज आवर फर्स्ट पार्ट। सी यू इन द सेकेंड पार्ट। स्टे पुट विद आवर टीम। थैंक यू सो मच।